फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय साहू है। तो आज हम जियोग्राफी में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताओं का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता की बात करें तो इस धरती में विविध प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु निवास करते हैं, जिसमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान व शक्तिशाली है। पर मनुष्यों को कोई अधिकार नहीं कि वह पर्यावरण संसाधनों को नष्ट करे। नष्ट करने की बजाय हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम इन संसाधनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। पर्यावरण असंतुलन जो कि एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है, इसके लिए हमको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण का पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन की बात करें तो सर्वप्रथम हमें एक महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। वर्तमान में विश्व जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्रकृति के साथ दोस्ती का जो मार्ग है वो अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो नीचे हम देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने हेतु परिवार नियोजन एवं संतति निरोधक उपायों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। जैव उर्वरक व वर्मी कंपोस्टिंग का कृषि में उपयोग होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और सौर ऊर्जा द्वारा धरती से जल का दोहन, खाना पकाने हेतु बायोगैस का प्रयोग और सिंचाई के लिए नियंत्रित बांधों और जल विभाजकों का निर्माण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, फल फसल चक्र का पालन भी होना जरूरी है। वन्य पौधों एवं पशुओं का संरक्षण एवं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का विकास, पक्षी एवं अन्य जीवों के शिकार पर रोक भी लगाना आवश्यक है। बहुत से अन्य जीव और पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक एवं गैर परंपरागत साधनों जैसे सौर पवन ऊर्जा आदि का उपयोग करना हमें आवश्यक है, क्योंकि ये नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नगर पालिका एवं नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र के अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसका उचित निपटान जरूरी है। औद्योगिक एवं कारखानों से मशीनों के रखरखाव पर ध्यान एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण होना भी जरूरी है। तो आइए हम एक ऐसे अनुमापक की बात करते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसे हम पर्यावरण प्रभाव अनुमापक या IEA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के नाम से जानते हैं। पर वर्तमान समय पर हम विकास के लिए कई परियोजनाएं तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ उद्देश्य जो हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। पहला, परियोजना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो, मतलब उससे हमें आर्थिक लाभ अधिक हो। आर्थिक मतलब पैसों का। परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो। और तीसरी बात यह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। अब हम तृतीय उद्देश्य जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके प्रति अधिक सजग हो गए हैं। और तृतीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण प्रभाव अनुमापन EIA का महत्व बहुत है, बढ़ जाता है। तो EIA परियोजना से होने वाले लाभकारी और नुकसानदेह प्रभाव का मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार से करता है। EIA हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि पर्यावरण का नुकसान जो है या विघटन कहें हम, कम से कम हो। जब नई परियोजना आती है तो EIA योजना को प्रारंभ करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव व्यक्त तैयार किया जाता है और एक समिति बनाई जाती है। इसके लिए मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। EIA के कुछ तत्व हैं जो हम जानते हैं। भूमि पर प्रभाव, भूमि विघटन, भूकंप की संभावना, धरती एवं भूगर्भिक जल, मिट्टी की वायु गुणवत्ता, पौधे एवं अन्य जीवों के खतरे में बड़ी किस्मों की जानकारी, शोर की स्थिति का आकलन, सामाजिक आर्थिक प्रभाव चक्र पद्धति से कचरे में कमी आने की संभावना का आकलन, अवशिष्ट व बचे पदार्थ का पर्याप्त उपयोग, जोखिम विश्लेषण का आपदा प्रबंधन। पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण की कुछ विधियां हैं जो हम जानते हैं। पर्यावरण निर्धारण की कुछ विधियां हैं जो हम विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण 3 स्तरों में होता है। पहला, प्रथम स्तर जो कि प्रारंभिक जांच होती है। द्वितीय स्तर
तीव्र प्रभाव निर्धारण किया जाता है और तृतीय स्तर जिसे हम विस्तृत प्रभाव निर्धारण के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई परियोजना आती है, यदि कोई भी प्रोजेक्ट हमारे इधर आता है, तो उस परियोजना की जांच आवश्यक होती है। यदि उस परियोजना पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या वह परियोजना जो आई है वह पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, तो प्रारंभिक जांच एवं तीव्र निर्धारण की मदद ली जाती है और प्रारंभिक एवं तीव्र निर्धारण के बाद उसका विस्तृत प्रभाव निर्धारण किया जाता है। इसमें परियोजना के आलोचनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद परियोजना यदि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है तो उसे रोका जा सकता है, वह परियोजना लागू नहीं होगी। पर्यावरण में प्रभाव का निर्धारण का कार्य भारत में पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण का कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अच्छा, हम एक बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जो कि अपने नाम में ही एक पहचान बनाया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन के कारगर उपाय है। इस आंदोलन का कर्म क्षेत्र अब भारत में ही नहीं अपितु स्विट्जरलैंड, जर्मनी और हॉलैंड में भी है। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। इसका इतिहास हम देखें, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1974 में हुई। इस वर्ष इलाहाबाद में, वर्तमान में जिसे हम प्रयागराज या के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, स्थित खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी साइमंड को चमोली जिले, जो कि उत्तराखंड में है, में अंगू प्रजाति के वृक्ष को काटने का ठेका दिया गया और इस वृक्ष की लकड़ी को स्थानीय जनता के लिए निषिद्ध कर दिया। चमोली के रेणी गांव की सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र की नीलामी के निर्णय से जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया और वन विभाग ने स्थानीय जनता के प्रतिरोध को कम करने के लिए रेणी गांव और आसपास के कुछ गांव के पुरुष जनों को युद्ध में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका का मुआवजा देने हेतु चमोली जिले में बुलाया और जिससे सारे गांव में खलबल। और वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, वन कर्मी एवं श्रमिक रौड़ी गांव वृक्ष काटने के लिए पहुंच गए वहां, जिससे सारे गांव में खलबली मच गई। पुरुषों की अनुपस्थिति में रेणी गांव की एक साधारण महिला गौरा देवी श्रमिकों को वृक्ष न काटने के लिए सामने आई। वहीं मुरारी लाल एवं गौरा देवी के नेतृत्व में 27 और अन्य स्त्रियां और लड़कियां पेड़ों से जाकर चिपक गईं और गौरा देवी ने वृक्षों को बचाने के लिए अहिंसक मार्ग चिपको का प्रयोग किया, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं का कहना था कि जंगल हमारा मायका है और हम इसे किसी भी कीमत में नहीं कटने देंगे। बंदूक और प्रलोभन भी उनके साहस के आगे न टिक पाया। 26 मार्च 1977 की इस घटना के बाद रेणी गांव चिपको आंदोलन का कर्म क्षेत्र बन गया। पूरे उत्तराखंड में उत्साह की एक लहर चली। बाद में चिपको आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की है। इस आंदोलन के फलस्वरूप शासन ने इस पर रोक लगाई और साथ ही ठेकेदारी प्रथा का भी अंत किया, जिससे वृक्षों की अंधाधुंध कुटाई पर भी विराम लग गया। साइलेंट वैली एक छोटा सा वन क्षेत्र है जो कि केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर नीलगिरी के दक्षिणी में स्थित है। ये जो भारत है, भारत के पश्चिमी घाट के नीलगिरी क्षेत्र में ये जो स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 90 वर्ग किलोमीटर का है। कांति पूजा नदी साइलेंट वैली के बीच से होकर गुजरती है। ये जो आप नदी देख रहे होंगे, ये साइलेंट वैली के बीच से होकर गुजरती है। इस नदी का नाम कांति पूजा नदी है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड कांति पूजा नदी पर एक बांध बनाकर जल विद्युत पैदा करना चाहता था। इसी प्रस्ताव को लेकर पर्यावरण विभाग में उक्त विवाद को सुलझाने हेतु एक समिति गठित की गई। इससे क्या हुआ, बांध बनाने से जो अपना साइलेंट वैली का वन क्षेत्र है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए वहां पर्यावरणीय विवाद प्रारंभ हुआ और इसके लिए एक उक्त कमेटी गठित की गई
और इस समिति की जांच के अनुसार साइलेंट वैली में क्या हुआ, वनस्पति एवं वन्य क्षेत्र प्राणियों का एक अच्छा आश्रय स्थल निकला और यह मानवीय हस्तक्षेप जो है उससे भी बचा हुआ क्षेत्र था। तो एमजी के मेनन की अध्यक्षता, एमजी के मेनन एक व्यक्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बांध निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश की और इस रोक का फल यह हुआ कि 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। आज हम एक बहुत ही अच्छी बात के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, जिसे हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में प्राकृतिक संपीड़ित गैस है। यह एक सस्ता, अच्छा और कम प्रदूषण फैलाने वाला एक ऊर्जा स्रोत है जो वाहनों के लिए उपयोगी एवं गैस डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में क्षेत्र में जो चलने वाली बस हैं, टेम्पो हैं, रिक्शा हैं आदि में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करने का निर्देश दिया है और बस यातायात दिल्ली की विश्व की सबसे बड़ी सीएनजी से चलने वाला यातायात बन चुका है दिल्ली में। इससे क्या है, वायु प्रदूषण के में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और इसका प्रयोग अब न केवल दिल्ली में और अन्य महानगरों में भी किया जाने लगा है। इस तरह ग्रीन कलर की ऑटो में सीएनजी गैस की एक टैंक होती है, उसमें सीएनजी गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करके हम वाहन चलाते हैं। जल संरक्षण के प्रयास की बात करें तो कुछ वर्षों से वनों को निर्दयता पूर्वक काटा जाता था, जिससे भूमि की उत्पादकता में कमी आई और इससे स्थानीय जन को पलायन करना पड़ता था। सन 1984 में सूखा, अकाल एवं वन विनाश की समस्याओं के समाधान के लिए राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ। इससे सभी वर्गों को आसानी से जल आपूर्ति संभव हुई और फिर उसके बाद सन 1999 में राज्य सरकार ने एक तालाब योजना के अंतर्गत एक पंचायत में यदि एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है तो उस 5 साल के कार्यकाल में कम से कम एक तालाब का निर्माण हो व पुराने तालाब की सुधार कार्य को अनिवार्य किया गया। वर्ष 2000 में पानी रोको अभियान के अंतर्गत छोटे-छोटे बांध बनाकर पानी के संग्रहण को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद एक योजना आई, गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में। इस कार्यक्रम के तहत खेत की जो मेढ़े हैं उसको ऊंची-ऊंची बनाकर उसमें जल संग्रहण किया गया और जो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में कुछ अच्छी बातें जो पर्यावरण के लिए पढ़ी हुई हैं, वो पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी एवं कारगर सिद्ध हुई हैं। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।